Hello everyone, welcome to the testing class YouTube चैनल। तो आज का टॉपिक है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग जब इंटरव्यू देते हो और आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि किसी भी आइटम या किसी भी वेब पेज या किसी भी आर्टिकल के ऊपर आपको टेस्ट केस लिखने होते हैं। तो एक नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के बाद आप लोग फंस जाते हो कि यार अब मैं इसके बाद टेस्ट केसेस क्या लूँ। ये मैंने भी एक्सपीरियंस करा है अपने इंटरव्यू के टाइम पे, और जब मैं इंटरव्यू लेता था तब भी। तो मैंने इसी चीज को देखते हुए मैंने एक शॉर्टकट ना कह के एक सिंपलिसिटी आपके लिए प्रिपेयर करी हुई है कि जिससे आप केवल उसको रिफर करके आप एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस क्रिएट कर सकते हो। मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैंने कई सारी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू दिए हुए थे, जिसके बाद मैं सेलेक्ट हुआ। तो उसमें भी यही था कि जब मैंने वो टेक्निक अप्लाई करी तो मुझे लगा कि इंटरव्यू ने मेरे से पूछा कि आपको इसके 30 टेस्ट केसेस बताने हैं और 1 मिनट में। तो मैंने उसको 30 टेस्ट केसेस बताता रहा, और उसके बाद जब इंटरव्यूअर कंफर्म हो गया कि ठीक है, तो उसने मुझे 45 सेकंड के बाद ही रोक लिया। ठीक है कि आप चीजें बता पा रहे हो, तो आप आगे रुक सकते हो। तो इसी के लिए मैंने एक आपके लिए एक शीट तैयार करी हुई है। तो मुझे लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। तो पहला इसमें एक जो टेक्निक का नाम है, इसको मैंने फ्रू एमपी बोलूंगा। ठीक है, एक ये शॉर्टकट आप लोग याद कर लो कि FRUEMP। तो इसके जो एब्रीविएशन है, मैं आपको डिटेलिंग इसकी मैं आपको इसी वीडियो में बताता जाऊंगा। और ये डेफिनेटली 100% आपकी हेल्प करेगा आपको बहुत सारे टेस्ट कैसे लिखने में। चाहे वो अगर इंटरव्यू आपके ऊपर एक किसी पेन के ऊपर या फिर किसी बॉटल के ऊपर या मोबाइल के ऊपर या वेब एप्लीकेशन के ऊपर किसी के ऊपर टेस्ट केस बोलता है, तो ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करे। बस आपको ये कीवर्ड याद रखना है और अपने माइंड में आपको याद रखते ही आपके पास टेस्ट केसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं सेकंड पे जाता हूँ। तो इसको फ्रू एमपी का मतलब क्या है कि एफ से होता है आपकी फंक्शनैलिटी, आर से रिलायबिलिटी होती है, यू से यूजेबिलिटी, ई से एफिशिएंसी, एम से मेंटेनेबिलिटी एंड पी से पोर्टेबिलिटी। तो जो फ्रू एमपी की डेफिनेशन वो बोलती है कि फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे मेरे को एक पेन के ऊपर टेस्ट केस लिखने हैं, तो मैं सबसे पहले फंक्शनैलिटी पे जाऊंगा कि पेन की फंक्शनैलिटी क्या है। तो फंक्शनल टेस्ट केसेस लिखना इजी रहता है। और ये फ्रू एमपी आपको फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल दोनों टेस्ट केस आपको बताएगा। तो पहले वाला फंक्शनल है, बाकी सारे नॉन फंक्शनल टेस्ट केसेस है। तो अगर मैं पेन की बात करूं तो पेन के टेस्ट केसेस आपके हो जाएंगे कि जो उसकी राइटिंग कैसे लिखता है, क्या पेन का काम क्या है। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी आते हैं, तो आप कितना रिलायबल है, कब तक इसको लिख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएगी, तो मैं एक एक करके आपको इसकी डेफिनेशन और इसमें आप कैसे टेस्ट केस अपने ऐड कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करूं तो एक्यूरेसी, इंटर ऑपरेटिबिलिटी और ऑपरेबिलिटी और सुटेबिलिटी। तो जब भी किसी एप्लीकेशन की बात आती है या फिर किसी आइटम की बात है जिसपे आपको टेस्ट केस लिखने होते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी क्या है कि वो आपका, और ये फंक्शनैलिटी आप कहाँ से निकालोगे। ऑब्वियसली हमेशा क्यूए क्या करता है, वो टेस्ट केसेस लिखता है एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, जो आपका बीआरएस हो सकता है या फिर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है या यूजर स्टोरी हो सकती है। तो अगर पेन की यूजर स्टोरी या फिर उसकी फंक्शनैलिटी अगर कहीं भी रिफर होती है किसी डॉक्यूमेंट में, तो वो कहता है कि पेन से आप एक्यूरेट लिख सकते हो। ठीक है, आप इससे और क्या क्या कर सकते हो वो सारी चीज उसमें लिखी रहेगी। अब आता है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी, अगर एक रिलायबिलिटी जब भी आपके दिमाग में आएगा, तो आपके आपके दिमाग में आएगा कि आपका जिस पे भी आप टेस्ट के लिए कितना रिलायबल है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो या फिर पेन हो। रिलायबल कितना, मैच्योर कितना, फॉल्ट टॉलरेंस। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो कितना फॉल्ट टॉलरेंस है। इट मीन टू से कि आपकी फिर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आ जाती है, लोड टेस्टिंग आ जाती है, वॉल्यूम टेस्टिंग। तो मैं फॉल्ट टॉलरेंस की बात करूंगा कि ये आपका एप्लीकेशन कितना एक्सेस हो
जब तक वो ब्रेक ना हो जाए। तो ये आपकी नॉन फंक्शनल में आती है, जिसमें कि आप चेक करते हो कि एप्लीकेशन पे इतना लोड बढ़ाया जाए या फिर पेन पे इतना लोड बढ़ाया जाए, इतना लिखा जाए कि जब तक कि वो उसके अपने थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाए। तो ये होती है फॉल्ट टॉलरेंस की। वो अगर किसमें कुछ फॉल्ट आया है तो उसको फॉल्ट कैसे टॉलरेट करता है, क्या बिहेवियर होता है। क्या मैं अगर एक एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ तो उस पे 500 बंदे एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका 500 बंदे एक्सेस करने पे उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या स्लोनेस आ जाती है, व्हाइट पेज आ जाता है, या फिर वो कोई और एक्सेप्शन मारता है। तो वो सारी चीजें हमें रिलायबिलिटी में पता चलती है। रिकवरेबिलिटी की, अगर आपने सपोज करो मैं सिस्टम के बारे में बताता हूँ, तो सिस्टम पे अगर आपकी अब मैं किसी वर्ड पे लिख रहा हूँ, वर्ड को मैंने क्लोज कर दिया और बिना सेव करिए फिर मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया, तो क्या मेरा टैक्स रिकवर होगा। सेम गोज विद एप्लीकेशन में अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा था तो वो कहाँ तक जब भी मैं अगर अपने फॉर्म को या वेब पेज को क्लोज कर दूं तो कहाँ तक उसकी लास्ट सेव्ड स्टेट होगी, तो वो आपको रिलायबिलिटी बताती है कि वो कैसे रिकवर करता है आपका एप्लीकेशन। तीसरा है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि आपका, आप अगर किसी भी एप्लीकेशन की बात करो या फिर किसी भी टॉपिक की या फिर आर्टिकल की बात करो, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी में होती है कि यूजर, जब जो भी यूजर उसको यूज कर रहा है उसकी वो कैसे लर्न कर रहा है। सपोज करो मैं एक होम पेज, मेरे पास एक लॉगिन पेज है जिसमें आपका यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन है। तो अगर लॉगिन बटन को मैं बीच में ना प्लेस करके लेफ्ट बॉटम पे प्लेस कर दूंगा या कहीं टॉप लेफ्ट टॉप के पे प्लेस कर दूंगा तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। तो यूजर हमेशा ये चाहता है कि जब भी एप्लीकेशन उसको मिले तो उसकी लर्नेबिलिटी उसको हमेशा याद रहे यार। अधिकतर वेबसाइट्स में लॉगिन यहाँ पे रहता है, लॉगिन बटन कहीं और प्लेस नहीं हो चाहिए। तो यूआई से रिलेटेड जो भी आपकी है अंडरस्टैंडेबिलिटी में आती है। अट्रैक्टिवनेस की, आपका एप्लीकेशन कैसे अट्रैक्टिव दिखता है, उसका फॉन्ट साइज क्या है, उसका कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, इमेजेस प्रॉपर आ रही हैं, लोड सही से हो रहा है, और यूजर को सारी चीजें प्रॉपर विजिबल हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर एक्सेप्शन आ रही है तो एक्सेप्शन विजिबल नहीं है या फिर बाद में पेज फिल करने के बाद एक्सेप्शन आ रही है। एफिशिएंसी में क्या होता है कि आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तो आपका एप्लीकेशन कितना एफिशिएंट है, कैसे वो टाइम, क्या उसका थ्रूपुट क्या है, या फिर मैं पेन से लिखता हूँ तो उसका वो कितना एफिशिएंट है। कि अगर अगर आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आप एक इस पेन से 300 पेजेस या 1000 वर्ड्स लिख सकते हो, तो कितना आपका एफिशिएंट है आप वो चेक कर सकते हो। आप अपने रिसोर्सेज, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, आप उसको ऐसे चेक कर सकते हो। सेम गोज विथ की मेंटेनेबिलिटी की, अगर आपको एप्लीकेशन है उसको मेंटेन करता है तो मेंटेनेंस में जब जाता है तो आपका पैचेस आते हैं या फिर कोई डिफेक्ट फिक्स जाता है या फिर कोई फीचर या इम्प्रूवमेंट होके उस पर डिप्लॉयमेंट जाती है तो कैसे बिहेव करता है। अगर मैं पेन की बात करता हूँ तो पेन के केस में मैं रिफिल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, रिफिल को चेंज करके चेक कर रहा हूँ कि तो वो टेस्ट केस हो गया। स्टेबिलिटी कितनी है कि अगर मैंने रिफिल कहीं दूसरी कंपनी की डाली तो उसमें कैसे बिहेव करेगा। सेम गोज विद एप्लीकेशन की, अगर मैंने एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी जावा 8 और मैं जावा 9 पे डिप्लॉयमेंट या जावा 6 पे डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ तो बिहेव कैसे करेगा। तो वो सारी चीजें, और टेस्टेबिलिटी की, आप जब रिप्लेस करके उस पे उसको एज यूजुअल काम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। लास्ट पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी क्या होता है, अगर मैं एक एप्लीकेशन की बात करूं तो आपका एप्लीकेशन कितना पोर्टेबल है, कि अगर जैसे मैं एटीएम मशीन की बात करूं तो एटीएम मशीन कितना पोर्टेबल है कि एक जगह से मैं दूसरी जगह ले जाके सेटअप करना चाहता हूँ या फिर कोई पार्ट्स बदलना चाहता हूँ तो वो एडॉप्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहा है। या एप्लीकेशन को मैंने रिवैम्प करके इंस्टॉल दोबारा से कर रहा हूँ तो इंस्टॉल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कुछ चीजें रिप्लेस कर रहा हूँ, एक मॉड्यूल रिप्लेस कर रहा हूँ, सपोज को लॉगिन मॉड्यूल रिप्लेस कर रहा हूँ तो उसको वो कैसे बिहेव करता है। तो ये सारी चीजें आपके पोर्टेबिलिटी में आती हैं। तो इसके बेसिस पे आप एक साथ कई सारे टेस्ट केसेस लिख सकते हो। तो ये आप एक बार इसको समझ लो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट।